very good afternoon to all of you. Thank you so much for joining us. Respected Honorable Health Minister Sir, Honorable Minister of State Health, respected CEO National Health Authority, Secretary Department of Health and Family Welfare, Director General of Health Services, ASNFA Sir, ASNDG Sir, all the other senior officers of MOHFW and National Health Authority, and my colleagues. A very good afternoon to all of you. We are here to witness the launch of the Rashtriya Arogya Nidhi, the Health Minister's discretionary grant, and the central government health schemes on NHA's IT platforms. To begin with, I would like to invite ASDG Sir, Shri Alok Saxena Sir, to please present the welcome note and set the context for today's program. Sir. धन्यवाद। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, माननीय राज्य मंत्री जी श्री चौबे जी, हमारे सीईओ एनएचए डॉक्टर आर.एस. शर्मा, सेक्रेटरी हेल्थ ASNFA, and my colleagues, Director General Health Services and my colleagues. Today is a momentous day because 3 of our services which are beneficiary oriented, which touch the lives of common man, are today being launched through an online platform with the aim to ensure that the stakeholders at the other end, in CGHS these are beneficiaries and the hospitals and healthcare providers, in Health Minister's discretionary grant and Rashtriya Arogya Nidhi, these are the people below poverty line who need government support for treatment, how we facilitate easy and sugam delivery of services to them, and also to make sure that the turnaround time is reduced to the bare minimum. It is with the blessings and under the guidance and mentorship of our visionary minister Dr. Harshvardhan that this work was started. It is only one person, and I have been associated right through that हमारे मंत्री जी इस प्रोग्राम को करवाने के लिए, इसको ये ऑनलाइन NHA के प्लेटफॉर्म से डिलीवर कराने के लिए लगातार उनकी तरफ से हमें प्रोत्साहन मिला, हमें करने के लिए सपोर्ट मिली कि आप इसको करें। और उसमें NHA के साथ मिलके CGHS स्वयं में एक बहुत कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, बिकॉज देश में 40 से ज़्यादा शहरों में इसके एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है जहाँ पे बिल सेटल होते हैं, 75 शहरों में फैली हुई है और 400 से ज़्यादा इसके वेलनेस सेंटर्स हैं और 38 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं, जिनमें से हमें पेंशनर बेनिफिशरीज को कैशलेस सर्विसेज देनी है, अस्पतालों को ऑनलाइन लेकर आना है थ्रू अ ऑनलाइन सिस्टम और मैनुअल सिस्टम को समाप्त करना है। ऑल दिस वाज डन, इट हैज टेकन सम टाइम, इट शुड हैव बीन डन इन मार्च इफ नॉट इन अप्रैल इफ नॉट इन मार्च, मगर ये फिर बीच में बहुत बड़ी जो ये कोविड की वेव आ गई, उससे हम में से बहुत सारे लोग तो स्वयं उसकी चपेट में आके लगभग 3 हफ्ते दफ्तर से बाहर रहे, तो इस वजह से सर थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन सर आज वो आपके आदेशानुसार 1 जून को हम ये तीनों कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही मोमेंटस ओकेजन है और इसमें मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय राज्य मंत्री जी का, सीओ सर का, सेक्रेटरी साहब का, डीजी साहब का, ASFA सर का और यहाँ उपस्थित और जो वर्चुअली मेरे सारे कुलीग CGHS के एडिशनल डायरेक्टर्स सर, तो देखिए पूरा भरा हुआ है, ऑल द एडिशनल डायरेक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हैव जॉइंड। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ और यही मैं कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि किस तरह से ये आज के बाद हम जो अभी तक हम पिछले 10-11 साल से UTI ITSL के थ्रू कर रहे थे वो हम स्वयं करेंगे। इसमें पूरा हमारा कंट्रोल होगा और उसका हमारा उद्देश्य यही होगा कि कैसे हम इसको टर्न अराउंड टाइम इसका कम कर सकें और किस प्रकार से एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो हमारे बेनिफिशरी हैं वो अस्पताल से जब डिस्पेंसरी से रेफरल लेके अस्पताल में जाएं तो उनको सही ट्रीटमेंट मिले, उसकी बिलिंग सही हो और सही समय पर अस्पतालों को भुगतान हो जाए। इसी तरह से हेल्थ मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी ग्रांट और राष्ट्रीय आरोग्य निधि वो एक कोने में पड़ी हुई स्कीम थी जिसको स्वयं मंत्री जी ने हम पकड़ा और कहा कि आप इसको ठीक करें और एक ASFA सर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसमें जो रिकमेंडेशंस आई हैं वो एकदम इस तरह का पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में नहीं हुआ है कि हमने
NFSA और NHA के यानी आयुष्मान भारत के डेटा से उसको लिंक किया है, ताकि किसी भी गरीब पात्र को, जो बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, उनको बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट लेने के लिए न जाना पड़े। ये पहला हमने किया कि इसको डेटाबेस से लिंक करके उनकी पात्रता को जांचा जा सके। उसके बाद जो काम मंत्रालय में और DGHS में होता था, वो ये हमें कहा गया कि ऐसा क्या है जो अस्पताल स्वयं नहीं कर सकते, तो अस्पतालों को एम्पावर किया गया, उनको पावर्स डेलीगेट की गई। अब वो स्वयं टेक्निकल कमेटी वहाँ पर प्रस्तावों की जांच करेगी कि इसकी इलाज की आवश्यकता है या नहीं है। उसके बाद वहीं पर जो वहाँ के निदेशक या MS होंगे, वो उसको अप्रूव करेंगे, और जो वित्तीय सलाह है वो भी वहाँ पे वित्तीय सलाहकारी देंगे। हमारा आइडिया ये है कि जो बिल्कुल इमरजेंसी के केस हैं, उसमें डे 0 यानी जिस दिन पेशेंट आता है उस दिन सारा अप्रूवल लेकर उनका इलाज शुरू हो सके। अभी जो हमारा सिस्टम था वो यहाँ मंत्रालय में हमारे पास आता था, फिर हम DGHS भेजते थे, फिर एक्सपर्ट कमेटी बैठती थी, उसमें कुछ भी कम से कम 8 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते लगते थे, यानी 2 से 3 महीने लगते थे। ये टर्न अराउंड टाइम इमरजेंसी केसेस में अब 0 दिन भी हो सकता है, यानी उसी दिन भी ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। और इसके लिए जो एक छोटा सा इसमें रोड ब्लॉक आया था, वो ये था कि जो समिति थी उसने कहा था कि सिंगल ट्रेजरी अकाउंट में करें, ताकि उस पैसा एक जगह पे रहे, पार्क भी ना हो, और समय रहते जस्ट इन टाइम इस्तेमाल हो सके। वो सर सिंगल ट्रेजरी अकाउंट में हम राष्ट्रीय आरोग्य निधि को नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि ये मिनिस्ट्री है और वो हमारी सबॉर्डिनेट या अटैच्ड या ऑटोनोमस बॉडीज के लिए है। तो उसके लिए सर हमने फिर दूसरा ये सोल्यूशन निकाला कि जो एम्स का हमारा रिवॉल्विंग अकाउंट था, उसमें हमने ये पैसा डाल के मदर एंड चाइल्ड अकाउंट बना दिया, कि वो मदर अकाउंट है और वहाँ से बाकी जो और 44 संस्थान है, 43 बचे एम्स को हटा दें, वो वहाँ से पैसा ले सकते हैं। तो ये काम चल रहा है सर। ये भी मैं आपको एज DG CGHS बताना चाहूँगा सर कि UTI TSL 10 तारीख के बाद हमने कह दिया आपकी आवश्यकता नहीं है। आज से सर ये काम शुरू हो जाएगा NHA के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हमने ये कहा है कि 10 दिन में दोनों रहेंगे, कंकरेंटली चलेंगे, क्योंकि हमारे लाभार्थियों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो NHA प्लेटफॉर्म पे अगर कोई ग्लिचेस हैं तो UTI TSL पे जाके ट्रीटमेंट हो सकता है, मगर ये 10 और 11 तारीख की रात को 12 बजे तक है। उसके बाद पूरी तरह से हम NHA प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। तो सर आपकी गाइडेंस में, आपकी मेंटरशिप में और आपके आशीर्वाद से ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तो हालांकि मुझे स्वागत देने के लिए कहा गया है, लेकिन मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ DG CGHS कि आपने ये काम हमारा अपने हम लोगों को एकदम उसमें लगा के करवा दिया सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सर विराम देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, Alok sir. Thank you so much for your opening remarks and setting the context in such an informative way. Now I would like to request Deputy CEO sir, Dr. Vipul Agrawal, to make a presentation on the revamped RAN, HMDG and CGHS schemes, and provide an insight into how the revamping of these schemes will bring about a positive impact on the healthcare system. Good afternoon, sir. With your permission, sir, I would now, in a brief nutshell, explain the process that we have defined for onboarding of Rashtriya Arogya Nidhi and what would be the salient aspects of these schemes. So, sir, as Alok sir mentioned, sir, we had a committee under the chairmanship of ASNFA Ministry of Health, whose recommendations also we have incorporated. So, sir, I'll start with Rashtriya Arogya Nidhi, sir. So, sir, except for the two recommendations on the top left side, sir, rest are there already in the scheme existing, but a lot of other changes are happening. So, sir, the scheme envisages one-time grant and which, for one ailment, which can be availed multiple times for different ailments without any part payment. So there is no provision for co-payment under the scheme. So the treatment is provided at government-owned super specialty hospitals, and currently we have a network of 43 hospitals and cancer care centers which are providing treatment under RAN. It covers a well-defined set of life-saving procedures and rare disease treatment. RAN provides for a coverage of 15 lakh rupees per episode, and post-treatment payment to hospitals is envisaged is a part of the scheme of things. And in the revised flows and the revised processes that we have defined for the scheme, sir, we have fixed the databases for Rashtriya Arogya Nidhi. Earlier it used to be a state-specific below poverty line database which was used, and then in fact there was no database for a beneficiary. A poverty certificate was one which was required to avail services. Now the two set of beneficiaries who will be covered under the scheme are the poor patients
which are PMJY beneficiaries, but the package is not available under PMJY. And second is the NFSA Antyodaya database beneficiaries. Coming to the Health Minister's discretionary grant, sir. So, sir, this covers, again, sir, we have frozen the database to NFSA priority households under the scheme now, which was not existing earlier. It also covers a defined set of life-saving procedures. Here again, there is a post-treatment payment to the hospitals, and a cover of upper limit of 1.25 lakh per episode is provided under the scheme. As against RAN, where it can be for multiple ailments, multiple times the benefit can be availed by a beneficiary. Here only one time grant is provided, and this scheme allows for co-payment, so the beneficiary can pay from his pocket, or it can be sourced through some other scheme of the state or the central government. The treatment is provided again, sir, here as per RAN. 43 hospitals that are providing RAN services are covered under this scheme. And the approval process here, up to 1 lakh rupees grant is sanctioned by the Joint Secretary of the Ministry, and if the treatment cost is 1 to 1.25 lakh, the Honorable Minister of State Health is authorized to sanction the grant. So, sir, the system, the processes which we are now defining for this treatment availment is inclusive of three processes. One is beneficiary verification through the BIS system of NHA IT system. The second module, which is for the hospital empanelment, is for onboarding more hospitals under the scheme, and the third, the transaction would be handled by the transaction management system of ABPMJY IT system. Sir, in brief, the beneficiary verification process, if the hospital recommends the beneficiary for availing the treatment under RAN, the Pradhan Mantri Ayushman Mitra, Arogya Mitra present in those 43 hospitals would search for the beneficiary database first under the PMJY SECC data. If the beneficiary is available in that database and the treatment package is available, the beneficiary would be routed to PMJY scheme and would not come into RAN or HMDG, and in case the beneficiary does not come, the package is not there, then he can be covered under RAN. Again, if the beneficiary is not searchable under PMJY SECC database, then NFSA data would be searched for finding the beneficiary under Antyodaya. After individual identification, would be Aadhaar authenticated, and this would be mandatory now. And the beneficiary at the time of authentication has to upload his RAN or HMDG application form, as against the ration card and the below poverty line that certificate that the beneficiary had to provide in the earlier scheme of things. The identified beneficiary then through the system is the request is routed through ISA for approval, and there will be a two-step process. If the beneficiary is approved, then approved beneficiary would go into the transaction management system for availing the services. But in case the ISA recommends the beneficiary for rejection, then the second level of approval would either approve or reject the record, as the case may be. For the treatment, sir, there is a nodal officer designated at each hospital which can raise the request for treatment. If the treatment is up to rupees 15 lakh, the nodal officer would send the request to the technical committee in the hospital. So this again is a change in the system from the earlier scheme of things. The approval entirely has been now delegated to the hospital. The technical committee would scrutinize the proposal, and if it approves, then it goes to the medical superintendent for approval, and finally after the concurrence of the FA of the hospital, the treatment is initiated. Now for completion of each treatment milestone, the nodal officer would send the request to the financial advisor, who would then authenticate and send the request to the bank for release of the funds. And this would happen in case the treatment is worth 15 lakhs and the episodes are smaller in amount, then each time the episode gets completed, the lower bottom process would get repeated. Now in case of HMDG, sir, the beneficiary would the nodal officer would send the request to the in-house committee of the hospital, which would forward the request to the deputy secretary in the grant section. And the administrative approval, as I mentioned earlier, would either go to the joint secretary, or in case it is beyond 1 lakh up to 1.25, through the joint secretary will go to Honorable MOS Health, and the treatment would be initiated. And once the treatment is availed, the nodal officer would send the request to the deputy secretary, who will authorize the bank for release of payment.
So, sir, under the revamped RAN and HMDG scheme, these are the key aspects which we have included. There's a consolidated structured beneficiary database, as I mentioned earlier. There's a mandatory Aadhaar authentication so that there are no chances of abuse and there is no duplication. There's standardized health benefit packages that we have included so that the aberrations in terms of health treatment packages getting booked by the hospitals can be done away with. The treatment is approved within 3 to 7 days, and emergency approval is done on the 0 day as against 3 to 5 months which was taking in the earlier arrangement. There is a better monitoring and evaluation through a IT-driven AI/ML capable NHA's IT system and processes. The random clinical audits and central dashboard would provide inputs to all the stakeholders. The entire process has become cashless, paperless, and the service delivery would become transparent after this process is started. And the reduced payment processing cost would get reduced because of delayed reduction in all the paper-based processes that we were adopting earlier. Coming to the central government health scheme, sir. So CGHS, this is the landing page of CGHS scheme. So, sir, I'll come straight to the CGHS scheme. The salient features of CGHS scheme: it provides services to through CGHS dispensaries, wellness centers, government hospitals, and empaneled set of private hospitals. The bouquet of services includes OPD consultations, dispensaries, specialist consultations, hospitalization at government and private hospitals, investigations and reimbursement for hearing aid, etc. The various beneficiaries who come under the purview of the scheme include Delhi police personnel residing in Delhi or railway board employees, CGHS pensioners, freedom fighters, journalists, accredited journalists, ex-dignitaries, ex-governors, LGs, MPs, etc., and sitting and retired judges, and employees and pensioners of 60 autonomous or statutory bodies. So the CGHS scheme, sir, we are taking up in the first phase only the pensioners under the scheme. So the in-service CGHS beneficiaries are not a part of the first phase of implementation. They would be taken up as we plan in the next phase. So the current phase envisages a beneficiary base of 14 lakhs and includes 1700 plus hospitals spread across 24 CGHS regions. As per the CGHS budget, prevailing budget, approximate cost of expenditure which would be booked under the new arrangement would be around 1600 crores annually. 72 cities would come under the purview, and around 6000 patients would be availing treatment under the scheme on a daily basis. So under the new arrangement that would bring the entire process of beneficiary identification, claim processing, hospital empanelment under NHA IT platform, it would cover the pensioners and the dependents under the scheme. There will be a paperless verification. Authentication would be Aadhaar based, although we have not made it mandatory in the first phase. Gradually we will introduce mandatory Aadhaar authentication under the scheme. There will be a simultaneous consent-based health ID creation at the time of registration. The hospital empanelment, referral, and health benefit packages, everything would be standardized and online. The claim settlement would be digital. The grievance handling and the payment to the hospitals would all be online. The various stakeholders, CGHS would be continue to implement the policy, the referral management, the sanctioning of the payments, hospital empanelment, and grievance redressal. Whereas NHA would provide the IT platform, scheme operationalization, call center, grievance management, and the claim processing aspects would be taken over by NHA. NIC would be, now we will be introducing an online referral mechanism. So referral would be all online, and beneficiary database management, this would be handled by NIC. PFMS and CCA would be managing the claim settlement and hospital payments, whereas NHA's onboarded ISA would be handling the claim processing and beneficiary audit. So here again, sir, the basic modules would be the same: beneficiary identification, hospital empanelment, and transaction management system, which would be now dealt with by NHA IT system.
Sir, here in case of beneficiary verification, the beneficiary would be searched by PMAM based on the database available at the backend, and the beneficiary details once verified would be fetched for KYC through Aadhaar or non-Aadhaar identification would be broadly through CGHS card, and the beneficiary would not require to be pre-authorized. There will be an auto approval of all beneficiaries. The treatment would not get delayed. The beneficiary would be immediately taken up for treatment, whether and there is no instant approval mechanism, so that there is no delay in availing the treatment. But however, we have introduced a concept of post facto audit. So within 3 hours, the beneficiary who has been done eKYC and authorized for treatment, there will be a verification or he is recommended for rejection by the ISA, which further would be final decision to be taken at the level of CGHS. For claim processing, the medical coordinator of the hospital would register the patient and select a package based on the diagnosis. So there will be a standard set of packages, and the Delhi CGHS packages have been taken as the entire universe, of which the different cities would be implementing the packages picked up from that universe. The pre-auth is initiated, and for emergency and 75-year plus patient, there is no requirement of pre-authorization. All the cases would be pre-approved, auto-approved for treatment, whereas for unspecified packages or in cases of changes in treatment from what has been referred from the referring center would go to pre-authorization. And post-discharge, the medical coordinator would raise the claim, and the claim would go to the claim doctor. Now the claim doctor and the claim executive would be sitting at the level of NHA, whereas they would send the approval request to CGHS medical officer or the sanctioning authority, who in turn would forward through an online mechanism to the DDO, who would raise an e-claim or e-bill, and the e-bill would go to the PAO, and pay an account officer would authorize the bank for the payment. So sir, this entire process, which earlier used to take 2 to 3 months, would now be completed in a matter of 5 to 7 days. So sir, this is the final slide. With this transition, we intend to have a paperless beneficiary identification, verification and delivery of services. The claim processing would become seamless with the state-of-the-art IT platform being provided by NHA. There will be more transparency through a centralized and randomized claim processing system. Through the tracking, we intend to introduce accountability and reduce the pendency at all levels. Plus, sir, the state-of-the-art AI/ML capable grievance fraud redressal, fraud prevention mechanism that NHA has built up over years would be utilized for these processes also. We also tend to introduce an integrated call center through the 300 plus call center executives that we have under NHA's role, and we also would be providing the online grievance redressal for redressal of grievances. The package masters would get standardized as against the statewide, citywide variation that we were observing earlier. There will be an online mechanism for empanelment of hospitals, and integration of PFMS and banking system would streamline the entire cash flow and claim processing. So sir, thank you very much, sir. Thank you so much, sir, for taking us through the key aspects of the revamped RAN, HMDG and CGHS schemes. I would now request Shri Rajesh Bhushan, sir, Secretary Department of Health and Family Welfare, to grace this occasion with his special address. Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Honorable MOS for Health and Family Welfare, Honorable CEO, National Health Authority, my colleague in the Ministry, Director General Health Services, Additional Secretary Shri Alok Sinha, and Additional Secretary and FA in the Ministry, Dr. Dharmendra Singh Gangwar, other colleagues in the Ministry as well as in NHA. I thank everyone that you have joined us today, and I also thank everyone for the continued commitment and support which will enable us to improve the healthcare in our country. Sir, the present ongoing pandemic has demonstrated how reliable healthcare can either make communities empowered or vulnerable. Sir, we are extremely satisfied to be part of this event
where under your guidance, that is under the guidance of the Union Minister of Health and Family Welfare, for the first time, sir, CGHS, RAN, which is Rashtriya Arogya Nidhi, and HMDG, Health Minister's discretionary grant, they have been revamped from a paper-based system to a paperless, IT-based, processed way of doing things. Sir, National Health Authority has facilitated onboarding of these schemes onto NHA's state-of-art robust IT platforms. Sir, you would recall that you took multiple meetings where the then CEO of NHA participated as well as ASNFA participated. In fact, he put in long hours of contribution and input, and the then JS Shri Alok Saxena and now AS, he also put in a lot of work. Sir, what has happened is that the poor and marginalized beneficiaries who are covered under National Food Security Act, they can also now avail of this cashless and paperless healthcare service with a financial assistance, sir, of up to 15 lakhs and 1.25 lakhs under RAN and HMDG schemes, just by providing their ration card number or Aadhaar number and application form. So the whole process has not only been IT enabled, it has been simplified. Similarly, sir, the CGHS beneficiaries, that is pensioners and their dependents, this is the first stage, sir. Eventually we will cover all CGHS beneficiaries, but presently CGHS pensioners and their dependents can also avail now cashless and paperless treatment and diagnostic facilities at impaneled healthcare providers upon e-referral from the CGHS wellness centers and government hospitals across 72 cities in the country. And today we have our officers from these cities virtually with us. Sir, we have leveraged National Health Authority's IT system, that is the BIS and TMS portal, for providing IT-based treatment approvals and for expediting the claim process. Sir, this is a scalable platform and it is a consent-based platform. It will not only simplify, but it will also accelerate. It will speed up end-to-end claim processing for hospitals in a very economical way, and it will become an extremely powerful enabler for availing digital health services. Sir, this fits in with the overall digital ecosystem that we are creating under your able guidance and leadership, whether it is NDHM, whether it is NHA's platform for RAN or HMDG or CGHS. Sir, we are extremely positive that this revamping of the schemes on NHA's IT platform would help us in delivering health services with enhanced transparency through paperless beneficiary verification and seamless claim processing. Sir, going ahead, we would bring the entire CGHS beneficiary universe to become part of this process. And with your guidance, we would further, in the coming days, enable this IT environment and ecosystem to make things simpler, to make beneficiaries empowered. On this occasion, sir, I place on record the extreme gratitude of the Ministry and NHA towards your able guidance in this regard. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your insightful thoughts. I will now take this opportunity to request CEO National Health Authority, Dr. R.S. Sharma, sir, to share his views on this collective endeavour of Ministry of Health and Family Welfare and NHA. Thank you very much, माननीय मंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सचिव सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, DGHS, my friend Dr. Dharmendra Singh Gangwar, Alok Saxena ji, Vipul Agrawal ji, and all regional officers of CGHS. ये सचमुच में बहुत ही मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है. बहुत I am really very happy to be present on this occasion, sir.
I have entered the scene when things, a lot of hard work has been done by Dharminder and by Alok and all the colleagues, and under your able guidance this has happened. But two things are very clear to me. One is, typically सरकार में सर जो कोऑर्डिनेशन की कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. दो विभागों का, दो संगठनों का आपस में समन्वय सबसे डिफिकल्ट काम यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ जो स्ट्रक्चर हमारी है वो इतनी इनफ्लेक्सिबल होती है लगभग. तो एक जो कोऑर्डिनेशन में जो परेशानियाँ आती हैं उन सबसे हम सब अवगत हैं. सर आपका तो बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव है और आपका राजनीतिक अनुभव है. तो हम लोगों ने ये देखा कि ये सचमुच में इस बात का अपवाद रहा, ये पूरी प्रक्रिया, कि एक दो संगठनों ने, चाहे वो जरूर एक ही डिपार्टमेंट के, हम लोग भी इसी डिपार्टमेंट के अटैच्ड ऑफिस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार का समन्वय रहा, ये सचमुच में एक उदाहरण है. तो एक तो सचमुच में बहुत आपकी लीडरशिप का ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है, जिसमें कि आपने दोनों संगठनों को इस प्रकार से एक कन्वर्जेंट एटमॉस्फेयर में, कन्वर्जेंट एनवायरनमेंट में आपने इसको करवाया सर. और दूसरी बात यह है कि जो व्यवस्था बनी है और जो व्यवस्था बनने जा रही है, उस व्यवस्था में तीनों चीजों का ख्याल रखा गया. पहली बात, जो कस्टमर है या बेनिफिशियरी है हमारे, चाहे वो CGHS के हों या रैन के हों या आपके जो डिस्क्रिशनरी फंड है उसके लोग हों या PMJAY के लोग हों, उनके दृष्टिकोण से जो सबसे ज्यादा पेन पॉइंट्स हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के, उनके प्री ऑथराइजेशन के, उनके क्लेम सेटलमेंट के, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें पूरी तरह से समाहित कर लिए गए हैं. तो ये कोई भी योजना सरकार की हो उसको तीन उसमें देखना चाहिए. पहला, सिटीजन को उससे क्या फायदा है. दूसरा, जो स्टेक होल्डर्स बीच वाले हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको उससे क्या फायदा है. और तीसरी बात, सरकार को उससे क्या फायदा है. तो इस योजना में आप देखेंगे सर, आपने खुद ये पूरा गाइड किया है. इसमें ये सिटीजन के लिए या जो भी बेनिफिशियरी हैं उनको बहुत ज्यादा इससे लाभ होगा, क्योंकि उनको जगह जगह के चक्कर, यहाँ जाइए वहां जाइए, ये फिजिकल मूवमेंट ऑफ फाइल्स, पेपर्स सब खत्म. इसका अर्थ है कि पूरा एक डिजिटल प्रोसेस की एफिशिएंसी सर हम लोग सब जानते हैं, हम लोगों ने सबने अनुभव किया है. हम छोटे छोटे चीजों में हमने काम किया. आधार में आप सोचे सर कि 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक ऑथेंटिकेशन डेली होता है. तो ये एक स्केलेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने सर बनाया है, और इस स्केलेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होने से ये सारी की सारी सिटीजन के दृष्टिकोण से ये सब चीजें खत्म होंगी. दूसरी बात, सरकार के दृष्टिकोण से एक यूनिफॉर्मिटी इसमें आएगी सर. एक तीसरी चीज जो आएगी वो आएगी कि बेनिफिशियरी के आइडेंटिफिकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत रोबस्ट हो जाएगा. बहुत सी चीजें, शिकायतें मिलती हैं कि साहब एक बेनिफिशियरी ने एक जगह से फायदा ले लिया, दूसरी स्कीम से फायदा ले लिया, तीसरी स्कीम से फायदा ले लिया. जो सिटीजन सेंट्रिक व्यू है हर बेनिफिट का, वो इसमें समाहित होता है कि भाई एक जगह से जो मिल रहा है उनको मिले. दूसरे नंबर, डुप्लीकेट्स, घोस्ट और बाकी सारी जो परेशानियां और समस्याएं होती हैं वो सब खत्म हो. और जो सिटीजन सेंट्रिक व्यू है, कितने लोग किस स्कीम के बेनिफिट हुए, ये चीज सामने आए. और दूसरी चीज जिसको बहुत ज्यादा चर्चा इस पर नहीं हुई, लेकिन दूसरी चीज एक स्केल की होगी. हम सर सबसे बड़े कस्टमर हैं हेल्थ सिस्टम के, प्राइवेट हेल्थ सिस्टम के, चाहे वो आयुष्मान भारत के माध्यम से हो, चाहे वो आपके CGHS के माध्यम से हो, जो एम्पेनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और रैन हैं, बहुत सारी चीजों में हम एक प्रकार से कस्टमर हैं. और जब हम अपनी स्ट्रेंथ कंबाइन कर लेंगे तो वी विल हैव अ लार्जर नेगोशिएटिंग पावर, एंड वी विल नॉट बी ट्रीटेड लाइक कि हम लोग बिल्कुल एकदम अछूत की तरह से, लोग CGHS का बेनिफिट जाए छोड़ दीजिए उसको. ये नहीं होगा. एक प्रकार से हम लोगों को एक जो लगेगा भाई इतना बड़ा स्केल है सरकार का, तो रेट थोड़ी बहुत कम भी हो, फिर भी लोग हमको चाहेंगे कि हमारे उसमें एम्पेनल्ड हो जाए. तो देयर विल बी अ नेचुरल अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम, इंक्रीज्ड वॉल्यूम, and more convergence taking place. CAPF, under your able guidance, lot of other schemes are also coming onto the same platform, which will basically enable us to do a better negotiations with the hospital or service provider things. तीसरा जो समूह है सर्विस प्रोवाइडर्स का सर, उसको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनके जो बिल्स लटकने वाला मामला, कि हमारे बिल्स और रिइंबर्समेंट क्लेम्स लटके हुए बहुत दिनों तक, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी.
क्योंकि अब एक डिजिटल जो प्रोसेस होगी और हमें इस बात का सर, मैंने जो 3-4 महीने मुझे हो गए इस उस पर मैंने देखा है कि जो हमारा जो शुरुआत से जो डिजिटल प्रोसेस हमने बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया है, वो काफ़ी रोबस्ट प्लेटफॉर्म है। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बहुत रोबस्ट है, उसी प्रकार से जो हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, ट्रीटमेंट, वो भी काफ़ी रोबस्ट है, स्केलेबल है। और साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे और कंपोनेंट, जैसे कि हमारा फ्रॉड डिटेक्शन का एक कंपोनेंट है नैफू करके, उसमें बिल्कुल प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स की मदद लेकर के हम लोगों ने एक बड़ा रोबस्ट सिस्टम बनाया है जो तुरंत वो अलर्ट रेज करता है कि भाई ये काम हो रहा है, ये काम आउटलायर है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो हो सकता है गड़बड़ ना हो रहा हो, लेकिन कम से कम हमें अलर्ट मिलता है तो इमीडिएटली हम उसको चेक करते हैं। तो जो ये डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, चाहे वो क्लेम सेटलमेंट का हो, चाहे आइडेंटिफिकेशन का हो, ये बहुत अच्छा हमने बनाया हुआ है। और इसको हम सारे लोग, और ये तो कॉमन प्लेटफॉर्म है, सरकार का प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को सरकार के सभी अंगों को, डिपार्टमेंट्स को यूज करने का अधिकार है, कोई ऐसा नहीं है। और हम लोग इसमें और इन्वेस्ट करेंगे, इसको और बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाएंगे और स्केलेबल बनाएंगे। कोई सुधार की कोई सीमा नहीं है सर, सुधार तो बहुत ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में PMJAY में बनाया है कि हर एक गांव का, अगर वहाँ के जो मुखिया हैं, प्रधान हैं, वहाँ के जो लोकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लोगों को पता चले कि भाई कौन कौन से लोग हमारे इस स्कीम में हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये सिस्टम्स भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि जो अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पाया उसको भी हम कर सकें। इसमें कोई भी बेनिफिशियरी छूट न जाए। हमारा प्रोग्राम इंक्लूसिव हो, हमारा प्रोग्राम सहज हो, सुगम हो, सब लोगों के लिए हमारा प्रोग्राम जन केंद्रित हो। ये सारे जो आयाम हैं, इन सारे आयामों को हम लोगों ने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। और हम लोग इसी दृष्टिकोण से, इसी फिलॉसफी से, इसी चीज़ से हम चलते रहेंगे। एक बार पुनः सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो लीडरशिप है सर, उसमें ये हुआ, हम लोग सचमुच में बहुत खुशी अनुभव कर रहे हैं इस मौके पर। और हम लोग आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपका जो विश्वास है, जो आपने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में पुटअप किया है सर, उस विश्वास के हम काबिल उतरेंगे, उस पर खरे उतरेंगे और कोई हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे जिससे कि आपके उस विश्वास में कोई कमी आए। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your valuable inputs and also highlighting the key benefits of this transition. May I now request Honorable Minister of State Health and Family Welfare, Shri Ashwini Kumar Chaubey, sir, to please come forward and give a special address. He is there, but he was there actually. एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करिए। May I now request Honorable Minister of State Health and Family Welfare, Shri Ashwini Kumar Chaubey, sir, to please address us with special remarks. चौबे जी शुरू करिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार। वो आंधी आ गई थी बड़ी जोर से। राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्वास्थ्य मंत्री विवेकानंद घोष, HMDG रैंक और CGHS के लाभों के लिए जो आज यह कार्यक्रम लोकार्पण हो रहा है, हमारे आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उपगृह मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य सचिव हमारे श्री राजेश भूषण जी,
नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ श्री शर्मा जी, हमारे श्री धर्मेंद्र सिंह गंगवार जी, श्री आलोक सक्सेना जी और वर्चुअल माध्यम से जुड़े देश के कोने कोने से सभी एडिशनल डायरेक्टर CGHS के और अन्य सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में और उनके कुशल मार्गदर्शन में भारत डिजिटल क्षेत्र में कई नए आयाम भी स्थापित कर रहा है। हम जानते हैं उन्होंने जो डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो कायम हुआ, उसके बाद जो उनके मन में वो अभिलाषा है देश के लोगों को हम उसके साथ जोड़ते हुए हर व्यक्ति को डिजिटल हेल्थ कार्ड मिल जाए, यह जो उनकी अभिलाषा है निश्चित रूप से यह अभिलाषा पूरी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय इसको जल्द ही करके दिखाएगी और उसी कड़ी में यह एक पहला चरण है। मुझे लग रहा है कि योजनाओं के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण को कारगर बनाया जा रहा है। जहाँ तक माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस महत्वपूर्ण पहल को लगातार हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का यह जो डिजिटल दक्षता है और जो पारदर्शिता है और जवाबदेही के की शुरुआत भी करेगा, इसमें कहीं दो नहीं। इन योजनाओं का लाभ पेपरलेस, इसको कागज नहीं कहते हैं, माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, साथ साथ कैशलेस भी होगा और ये एक गेम चेंजर का काम है। निश्चित रूप से आयुष्मान भारत का जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने वो योजना चलाई है, जो उस योजना में जिस प्रकार से देश में हजारों लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है और एक गेम चेंजर के रूप में दुनिया में प्रस्तुत हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आज जो हमने RAN और HMDG के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, RAN की योजना और स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान के तहत पहचान की गई जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीब रोगियों के इलाज और सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मुझे कई बार मैं पिछले 3-4 सालों से जब मंत्रालय में मैं आया तो कई बार जब मैं रेंज के फाइल को देखता था और कई बार मुझे ये कष्ट होता था कि हम सही लाभ को सही समय पर हम लाभ नहीं दे पा रहे और उससे बड़ी पीड़ा होती। कई आवेदन आते थे और महीनों उसको लेकर के कई बार मैंने अपने ऑफिशियल्स के जो संबंधित विभाग के लोग देखते थे उनको भी मैं कहता था वह जिन लाभों के लिए बना है, अगर महीनों हम इसको ऐसे ही टाल देंगे तो फिर उनको लाभ न मिलेगा और वो मृत्यु के शिकार हो जाएगा। तो कई ऐसे रोगी भी वो उसके लाभ नहीं ले पाते थे समय पर, लेकिन अब ये काम हो जाने से निश्चित रूप से अब समय पर सबको ऑनलाइन कहा जाए कि हर तरह से पिटीशन को भी ऑनलाइन अच्छी तरह से लोग उसकी छानबीन करके जल्द भेज देंगे और एक सप्ताह के अंदर तो उनका हर प्रकार का इलाज व्यवस्थित रूप से हो जाए, तो यह व्यवस्था खड़ा करने की बात लोगों ने किया है। रेन के तहत जो NSF है, अंत्योदय परिवार जो अंतिम पौधान पर बैठे हुए लोग हैं, उनके साथ जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जय के तहत जो पात्र है CCC परिवारों को 15 लाख की एक मुश्त सहायता मिलेगी। याद है जब मैं 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत से हुआ था उस समय कई आवेदन आ रहे थे, तो मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने तत्कालीन सेक्रेटरी को बुलाया, भाई 5 लाख से अगर इलाज नहीं हो रहा है हमको इसको जो रेंट के फंड से हमको देना चाहिए, लेकिन उस समय चूंकि ये अलाउ नहीं था इसलिए हम लोग उस समय नहीं कर पाए थे। आज मुझे खुशी हो रही है कि रेंट से हम वैसे गरीबों को जो अंतिम पौधान पर बैठे हुए हैं उनके लिए हम 15 लाख रुपया रेंट के माध्यम से उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी 5 लाख और उसके अतिरिक्त 15 लाख तक हम उनको सहायता इस योजना से प्रदान कर पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान HMDG के तहत
सरकारी अस्पतालों में जो भर्ती है उसके उपचार और होने वाले खर्च के एक हिस्से को चुकाने के लिए मरीजों को अधिकतम हम 1.25 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हैं। गैर अंत्योदय जो गरीब लोग अंत्योदय के कार्यक्रम से अतिरिक्त जो लोग हैं और हम जानते हैं कि वो लाचारी है, बेबसी है, अस्पताल में भर्ती है, उनको कुछ पैसे की जरूरत है, तो ऐसे गैर अंत्योदय NFSA परिवार HMDG के तहत इलाज का भी लाभ उठा पाएंगे। सरकार अस्पताल इन हाउस साथ साथ इस माध्यम से यथाशीघ्र अप्रूवल में मदद भी मिलेगी। लाभार्थियों को योजना के तहत सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रतीक्षा करने की अब आवश्यकता नहीं होती। संशोधित जो CGHS के योजना के तहत जो लाभार्थी है, CGHS पेंशन भोगी है और उनके जो परिवार के आश्रित है, उनको भी CGHS वेलनेस सेंटर जो देश भर में हमारे सैकड़ों वेलनेस सेंटर CGHS के द्वारा कायम है और सरकार से रेफरल पर पैनल में शामिल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के यहाँ कनेक्शन, उपचार और निदान का लाभ भी वो उठा सकते हैं। किसी भी सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाता पर तो लाभार्थी है उसकी पहचान प्रणाली GIS पर KYC प्रमाणीकरण के बाद लाभार्थियों की स्वास्थ्य सेवा तक निर्बाध पहुंच होगी। हेल्थ केयर प्रदाता एंड टू एंड क्लेम प्रोसेसिंग के लिए ट्रांजैक्शन जो मैनेजमेंट है सिस्टम, उस पर सत्यापित लाभार्थियों को पंजीकृत कराने हम सक्षम हो पाएंगे। पहले दावा प्रक्रिया में समय लगता था और वो काफी जटिल होता था, बोझिल होता था। अब लाभार्थी पहचान प्रणाली GIS पर केवल एक मुश्त लाभार्थी प्रमाणीकृत की जो आवश्यकता है प्रमाणीकरण करने का, लाभार्थी व्यापक स्वास्थ्य लाभ पैकेज के तहत लाभ उठा सकेंगे। और साथ ही इस योजना में देश के 72 शहरों में जो अस्पताल शामिल है, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पास अपने रेफरल मॉड्यूल जो IT प्लेटफॉर्म पर वेलनेस सेंटर द्वारा जो अद्यतन CGHS लाभार्थियों के रेफरल विवरण तक जो पहुंच हो सकता है, वो हम वहां तक ले जाने में समर्थ हो पाएंगे। CGHS दरें 1853 से अधिक प्रक्रियाओं के लिए जो 45 विशेषताओं पर भी ये लागू होगी। इन पेशेंट IPD और आउट पेशेंट OPD दोनों सहित लगभग 6000 से भी अधिक दावों को CGHS द्वारा प्रतिदिन इसका संसाधित किया जाता है। NHA के IT प्लेटफॉर्म पर CGHS की ऑन बोर्डिंग और NHA और CGHS की भुगतान प्रणालियों के एकीकरण से सिस्टम पर भी भारी बोझ जो होता था वो कम हो पाएगा और निश्चित रूप से वो कम हो जाएगा। योजनाओं के क्रियान्वयन को रियल टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा, जिससे योजना की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन भी हो सकेगा। यह देखना बहुत ही आशाजनक है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के अत्याधुनिक IT प्लेटफॉर्म का उपयोग आरोग्य निधि और स्वास्थ्य मंत्रियों के विवेकाधीन कोष तथा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की मदद के लिए ये किया जा रहा है। इसको आगे और भी उसको बढ़ाया जाएगा। मैं जो NHA के श्री RS शर्मा जी हैं, मैं इनकी काबिलियत से वर्षों से परिचित हूँ और मैं जानता हूँ कि ये एक दक्ष पदाधिकारी के नाते इन्होंने बहुत सारे काम देश में डिजिटल इंडिया में आधार से लेकर के कई चीजों को सरल किया है और इनकी टीम के माध्यम से ये सेवा अब स्वास्थ्य मंत्रालय को जो उपलब्ध हो रहा है, हम इसको दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। IT के इस प्लेटफॉर्म को हम सब लोगों को और देशवासियों को जिसका
लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से ये कल्याणकारी योजना है, क्योंकि उनके सहयोग और समर्थन और मूल्यवान इनपुट के बिना ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन आपने इसको आज संभव बनाने का काम किया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बराबर इसके लिए जागरूक रहे हैं, तो हम सब लोग इसको पूरा करने में समर्थ हो पाएंगे। आज मुझे लग रहा है कि इस योजना का लाभ लाखों को मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। सर्वे सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यम्। सर्वे संतु निरामया जो हमारे स्वास्थ्य योजना का हम कह सकते हैं 2017 की जो हमारी केंद्रीय स्वास्थ्य नीति बनी है, हम उसके प्रतिपादन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। धन्यवाद। Sir, for your kind and encouraging words of guidance. We look forward to your constant support and steer to achieve new heights every day. May I now request Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan Sir, to formally announce the launch of this extremely important and brilliant initiative. May I now request Sir to formally announce the launch of the Rashtriya Arogya Nidhi revamp scheme. May I now request Sir to launch the Health Minister's discretionary grant. And last but not the least, may I request Sir to please launch the Central Government Health Scheme. May I now request Sir for his presidential address, please. आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी श्री अश्विनी चौबे जी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर राम सेवक शर्मा जी, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सुनील कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रालय के 2 एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर धर्मेंद्र गंगवार जी, श्री आलोक सक्सेना जी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डिप्टी सीईओ डॉक्टर विपुल अग्रवाल जी, सीजीएचएस के डीजी डॉक्टर संजय जैन जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी एनएचए के और स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य सभी साथीगण और देश के विभिन्न स्थानों पर जो आज हमारे सीजीएचएस के एडिशनल डायरेक्टर्स और उनके जो सहयोगी टीम्स आज के इस कार्यक्रम से जुड़ी हैं, मीडिया के जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं और भी जो सीजीएचएस के बेनिफिशरीज जुड़े हैं, मैं सबको हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और मुझे बहुत संतोष की, बहुत प्रसन्नता की और सुख की अनुभूति हो रही है आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम के संदर्भ को तो मुझसे पहले जितने भी वक्ता हैं उन्होंने बहुत विस्तार से हम सब के सामने रखा है। शायद उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा नए सिरे से कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर विपुल अग्रवाल ने बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन किया है, हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने और हमारे एनएचए के नए सीईओ, जिनके पास अपने आप में बहुत तरह का और विशेषकर डिजिटल वर्ल्ड का अनुभव है, योग्यता है, क्षमता है, वो सब उन्होंने अपने अपने पर्सपेक्टिव से बातें रखी हैं। आलोक सक्सेना जी भी हमारे
इस प्रकल्प को क्रियान्वित करने के लिए जो NHA के अधिकारी हैं उनके साथ लंबे समय से लगे हैं, और विशेष रूप से इस अवसर पर जो NHA के पूर्व CEO हैं डॉक्टर इंदु भूषण जी, उनको भी हमें स्मरण करना ज़रूरी होगा, क्योंकि उनकी ही अध्यक्षता में और उनके साथ में डॉक्टर गंगवार को और आलोक सक्सेना जी को, इन सब लोगों को जोड़कर हम लोगों ने कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी के माध्यम से इसके ऊपर लगातार विचार हुआ, लगातार इसको विषय को परस्यू किया गया, और एक प्रकार से ये कई महीनों की यात्रा ये वास्तव में आज इस कार्यक्रम के रूप में उसको अंजाम मिला है। लेकिन मैं अगर इसको व्यक्तिगत तौर पर जब मैं इसका अपने लेवल पर विश्लेषण करता हूँ तो मुझे स्मरण आता है कि ये मेरा सार्वजनिक जीवन का अभी 28वां वर्ष चल रहा है, और लगातार 28 वर्ष से मैं पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। किसी न किसी पद पर 5 बार MLA के रूप में और 2 बार पार्लियामेंट मेंबर के रूप में लगातार मैं चुना गया हूँ। और अगर पिछले 1 वर्ष को मैं छोड़ दूँ, जब कोविड के कारण देश इसके जो दुष्प्रभाव से प्रभावित हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, बहुत सारे नए नॉर्म्स विकसित हुए, इस 1 वर्ष को छोड़ दूं तो उसके पहले के जितने 27 साल हैं उसमें लगातार मैंने हर रोज़ अपने निवास के ऊपर बिना किसी अपॉइंटमेंट के एनीबॉडी कैन वॉक इन, और मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ रोज़ मुलाकात की है जो कि अपनी अनेक प्रकार की व्यक्तिगत समस्याओं को, तकलीफ़ों को लेकर हमारे पास आया करते थे। और उसमें जब मैं विश्लेषण करता हूँ कि 27 साल में ऐसे हज़ारों जिन लोगों से हम मिले होंगे, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या इस प्रकार के लोगों की रहती थी जो कि वास्तव में बीमार हैं, बीमारी के लिए उपचार करने के लिए उनके पास जो साधन की जो आवश्यकता है, साधन सरकार की तरफ से उपलब्ध होने की भी जो संभावनाएं हैं, उसके बावजूद भी वो तकलीफ़ में रहते थे। इसलिए जहाँ यहाँ पर इनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि कोई CGHS का बेनिफिशियरी है, या किसी को हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो हमारी राष्ट्रीय आरोग्य निधि का बेनिफिशियरी है, या हेल्थ मिनिस्टर्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट का बेनिफिशियरी है, मैं इनको इस तरीके से नहीं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये सब लोग जो है हमारे समाज के वो लोग हैं जो असहाय हैं, तकलीफ़ में हैं, शायद समाज में पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हैं, और वास्तव में मरीज़ हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, जिनको तुरंत उपचार की आवश्यकता है। लेकिन इनको मैं देख रहा हूँ कि इतने वर्ष के अनुभव में इनकी जो तकलीफ़ है ये है कि ये चाहते हुए भी अपने इलाज को सही समय पर नहीं करा पा रहे हैं, और इनका इलाज डिले होने के कारण भी बहुत सारी, अभी कैंसर का मरीज़ अगर आता है और उसको कोई तुरंत इनिशियल स्टेजेस में ऑपरेशन की ज़रूरत है और अस्पताल ने उसको कोई एस्टिमेट बना के दिया और उसके एस्टिमेट को अप्रूवल होने के लिए ही उसके जो है कई महीने लग गए, तो शायद उसका तो वो बीमारी जो है वो अगले दूसरे तीसरे स्टेज में चली जाएगी, और उसको जिसको हार्ट की सर्जरी की ज़रूरत है, जिसको कोई और दूसरे प्रकार के ऑपरेशंस की ज़रूरत है, और वास्तव में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास मंत्रालयों में बेचारे चक्कर लगाते हैं वो वास्तव में ज़रूरतमंद लोग होते हैं। उनको किसी फ्रॉड वगैरह की करने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो कोई सहायता का साधन चाहिए। और सरकार जो बड़ी ही गहराई और गंभीरता और बड़े सात्विक भाव से स्कीम बनाती है, सरकार के अंदर जो लोग स्कीम बनाते हैं वो इस भाव से बनाते हैं कि इस स्कीम का लाभ जो है वो गरीब आदमी को मिलना चाहिए। अगर राजनीति में अगर हमारे मन के अंदर कोई उन लोगों के लिए भाव होता है जो तकलीफ में आते हैं,
तो वो इसलिए होता है कि हमें दीनदयाल उपाध्याय जैसे जो प्रेरक लोगों से ये प्रेरणा मिली कि भाई सार्वजनिक जीवन में भी जो सबसे ज़्यादा तकलीफ में है, सबसे ज़्यादा असहाय है, सबसे ज़्यादा गरीबी का शिकार है और सब प्रकार की सुख सुविधाओं से वंचित है, उसके बारे में सबसे पहले सोचो और उसकी तकलीफ सबसे पहले कैसे दूर होती है उसको आप एक प्रकार से राहत देने के लिए प्लान करो। और सरकार की सभी स्कीम्स इसी नाते बनाई जाती हैं। अगर आज प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का पिछले 7 साल में काम किया तो इसलिए किया कि कितनी जल्दी से जल्दी मैं सारी सुविधाएं ऑनलाइन जो है लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर एक बटन दबाकर उन्होंने 10 करोड़ किसानों को पिछले दिनों में सब प्रकार की सहायता पहुंचा दी, या जिनको सब प्रकार की दूसरी सहायताएं सब्सिडीज मिलनी है, दूसरी चीज़ें मिलनी है, सीधे उनके खातों में पहुंचा दी, उनके लिए खाते खोल के जो है सीधा डायरेक्ट बैंक में उनके ट्रांसफ़र कर दिया पैसा। और ऐसी आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं बनाई जिसमें कि करोड़ों हमारे गरीब लोगों के लिए इतनी बड़ी सुविधाएं क्रिएट की कि भाई सीधा अस्पताल में चला जाए, कोई कागज़ पत्तर कुछ उसको नहीं चाहिए, सिर्फ उस लिस्ट में होना चाहिए अपना फ़ोन नंबर, आधार नंबर, कुछ भी बता दे, अस्पताल में जाएगा, तुरंत इलाज शुरू हो जाएगा। कोई जेब में एक फूटी कौड़ी ना हो तो भी जो है सब कुछ उसके लिए संभव है। तो ये सारी जो सरकार स्कीम्स बनाती है वो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के बनाती है कि लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और अभी हमने जिन स्कीम्स को आज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म पर डालने की कोशिश की है, वो भी उसके पीछे भी लक्ष्य और उसके पीछे भी सोच यही है कि वर्षों लगातार अगर लोग स्कीम होते हुए भी आज किसी को ज़रूरत ऑपरेशन की आज है और अगर हमने उसको पैसा सैंक्शन किया, उसको करने में ही 4 महीना लगा दिया तो उसके लिए वो सरकार की स्कीम जो है उसका कोई लाभ नहीं है। और इसलिए ये जो इतनी सारी जो मशक्क़त की गई, तो ये भले ही हम सब के लिए कुछ महीनों की इस मंत्रालय में वो हो, लेकिन हम सब के लिए एक लंबे समय से हम लोग वर्षों से देख रहे हैं कि ये जो किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास जाता है, वहाँ से चिट्ठी लिखवाता है, फिर वहाँ से अभी इतना लंबा रूट होता है। दूसरे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कई बार स्वास्थ्य मंत्रालय के ऊपर लिखते हैं, स्वास्थ्य मंत्री के पास लिखते हैं, हम लोग अपने अधिकारियों के पास भेजते हैं, फिर वहाँ से वो वहाँ जाता है, वहाँ से वहाँ जाता है, कितनी जगह वो चक्कर मारता रहता है और कई बार उसका सैंक्शन होता है, फिर वहाँ से अस्पतालों में जाता है, या पहले अस्पताल में चला गया तो फिर अस्पताल कहता है इतना पैसा लगेगा और उसके बाद फिर वो समझ में नहीं आता, फिर कोई उससे कहता है कि जाओ अपने एमएलए के पास जाओ, जाओ अपने एमपी के पास जाओ, वहाँ जाता है, फिर वो उसको कोई स्कीम बताता है। यानी कुल मिलाकर इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं के अंदर से वो, जबकि सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि 15 लाख रुपए तक उसको सहायता हो सकती है। CGHS के अंदर भी बेनिफिशरी के लिए जो सरकार ने सारी व्यवस्था बनाई हुई है। CGHS तो इतनी जिसे कहते हैं कि उपयोगी और इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्कीम है जिसमें कि एक पेंशनर को जो है अस्पताल से सिर्फ एक रेफरल लेना है और प्राइवेट अस्पताल में भी जाकर उसका बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन उस सब के बावजूद भी उसको भी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि अस्पताल के अंदर जब वो जाता है तो अस्पताल कहता है कि मेरा 2 साल का बिल मेरा क्लियर नहीं है, मेरे को अस्पताल में पेमेंट नहीं मिल रही है सरकार से। सरकार की व्यवस्था कहती है कि मेरे पास इतने सारे बिल आते हैं, इतनी सारी मेरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, मेरा ऑपरेशन कलकत्ता के अंदर हुआ है, कलकत्ता से मेरे डिप्टी डायरेक्टर के पास से और कहाँ से होता हुआ और जो है वो यहाँ पर आता है और यहाँ से भी बिल एक और बाहर की एजेंसी के पास जाकर होता है और इतने सारे कागज़ों को लेकर और एक एक व्यक्ति का। और फिर जैसा कि हमारे यहाँ समाज के अंदर स्वभाव है कि जब बहुत लंबी प्रक्रियाएं होती हैं, पारदर्शी नहीं है, कई सारे सिस्टम्स के बीच में जाती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उसमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ियों की संभावनाएं भी जो है उसके अंदर जो है लिप्त हो जाती हैं। और एक वेल इंटेंशन्ड जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं जो है उसमें विकार पैदा हो जाता है। इसलिए जो अभी जब नेशनल
हमारा जो आयुष्मान भारत योजना भी लॉन्च की गई और उसके अंदर भी इतनी सुख सुविधा लोगों को दी गई, उसमें भी फिर धीरे धीरे समय के साथ जो है उसमें फ्रॉड का डायग्नोसिस करना, फ्रॉड का अर्ली डिटेक्शन करना, फ्रॉड की रेमेडी निकालना और उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, ये सारे मैकेनिज्म्स जो है उसके अंदर इनबिल्ट किए गए और धीरे धीरे करके उसके अंदर से भी हम लोगों को पता लगा कि कई सारे अस्पतालों की गड़बड़ियाँ पता लगी। फिर उन अस्पतालों को धीरे धीरे जो है उनको नेम एंड शेम करना शुरू किया, ये सब किया। तो समय के साथ चीज़ें इवॉल्व हुई हैं और इसी प्रकार से अब जो भी हमारा अभी तक का राष्ट्रीय आरोग्य निधि या CGHS के जो बेनिफिशरीज हैं या फिर जो हमारी जो दूसरी हेल्थ मिनिस्टर के डिस्क्रिशनरी जो ग्रांट है, उसके माध्यम से किसी को ज़रूरत ही नहीं है। मैं समझता हूँ कमेटी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि व्यवस्था को उसमें से हमने अपने यहाँ के जो सरकारी मंत्रालय है उसके सिस्टम को एक प्रकार से हमने बाहर कर दिया। अस्पताल में जाएगा, अस्पताल के अंदर हमने सारा का सारा जो डेलीगेट पावर अपनी अस्पताल को कर दिया और जो सारा का सारा पैसा है अस्पताल अपना पहला मरीज आएगा और उस मरीज को जितना पैसा उसके ऊपर खर्च होना है उसकी ऑनलाइन वो एक तरफ मरीज का वेरिफिकेशन करेगा कि क्या वो उन 10.74 करोड़ फैमिलीज में से है वो SCCC वाले डाटा में या फिर वो क्या दूसरी हमारी जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है FSA उसके तहत की जो लिस्ट है उसके अंतर्गत आता नहीं आता है। और वेरिफिकेशन के लिए तो बड़े सिंपल तरीके हैं, आज की तारीख में कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आधार और दूसरी चीज़ों से, और वेरीफाई करते ही वो फटाफट अपने यहाँ पे बुक कर देगा कि इसका 10 लाख रुपया खर्चा होना, वो 10 लाख रुपया सेंट्रल पूल में से उसके खाते में चला जाएगा। आज मरीज आएगा उसका बहुत ही जल्दी ऑपरेशन हो सकता है, वरना महीनों तक जिस प्रकार से लोग जो है घूमते रहते थे, परेशान होते रहते थे, मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार से बहुत बड़ी फ्रेश संजीवनी है। स्कीम होते हुए भी शायद संजीवनी उपलब्ध नहीं थी, अब स्कीम को हमने संजीवनी में परिवर्तित कर दिया है। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट रिलीफ और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी से जहां एक तरफ लोगों को सुलभ ढंग से चीज़ें मिलती थी, उसमें सिस्टम के अंदर अगर कोई लोग गड़बड़ी भी करते थे उनका भी इसमें सिस्टम के अंदर से गड़बड़ी का भी एक प्रकार से एलिमिनेशन हो जाएगा और लोगों को जो है सुलभ ढंग से सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारी कमेटी ने अपनी विस्तार से रिकमेंडेशन किए हैं, पिछले 6-7 साल में CGHS में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं और शायद जो लोग CGHS को कंटिन्यूसली वॉच कर रहे हैं वो ज़रूर जानते हैं कि धीरे धीरे करके एक एक करके वहाँ पर भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। जो 1954 में स्कीम शुरू हुई, आज 72 शहरों तक पहुँची। हमारा टारगेट है कि इसको 100 शहरों तक पहुँचाएँ, उसके लिए भी कई सारे प्रयास वगैरह हो रहे हैं। 38 लाख लोगों की आबादी को कवर करने वाली ये स्कीम, और जहाँ देश भर में सारे हमारे ऑफिसर्स इसमें उपस्थित हैं। और अभी हमने फर्स्ट स्टेज में पेंशनर्स से हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो सर्विंग अल्टीमेट गोल है कि हमें अपने सभी सर्विंग एम्प्लॉयज़ को और जितने भी मैक्सिमम हमारे इसके एम्बेट में बेनिफिशरीज आते हैं और उनको और भी प्रकार की जितनी भी जो सुविधाएं हैं वो सब हमें देनी है। और जितनी जल्दी से जल्दी ये सारे रिफॉर्म्स जो कमेटी की रिकमेंडेशंस के रूप में आए हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हम जो चीज़ें हम NHA का प्लेटफॉर्म एक अब रॉबस्ट प्लेटफॉर्म विकसित हो गया है और उस प्लेटफॉर्म ने इतनी बड़ी सर्विस को हैंडल किया है। लाख अभी शायद 2 करोड़ तक हम पहुंचने वाले हैं जो बेनिफिशरीज जो जिनका एक प्रकार से ट्रीटमेंट हुआ है। 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आपने अभी लगभग वो अपना कार्ड भी दे दिया है और आने वाले समय में भी और उसके बारे में और कैसे हम उसका अच्छी तरीके से विस्तार कर सकते हैं। और हर चीज़ बिल्कुल एकदम
उसमें सब कुछ जो है रियल टाइम चलता है। उसको जितना हमने अध्ययन किया कि यहाँ बैठ के हम सारे देश में क्या हो रहा है, हर अस्पताल में क्या हो रहा है, किस समय कौन से मरीज के साथ क्या हो रहा है, वी कैन व्यू एवरीथिंग। और उसमें जो कमियां थी उसको समय के साथ हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको समय के साथ उसको मॉडिफाई किया है। तो एक प्लेटफॉर्म जिसको हमने बहुत अच्छे तरह से विकसित करा है, विच हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। 2 हम एनिवर्सरी मना चुके हैं, अब शायद तीसरी आएगी सितंबर के महीने में। तो जितनी जल्दी से जल्दी हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन करने के लिए, पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए, लोगों के लिए सुलभ ढंग से सारी सुविधाएं बिल्कुल रेडीली अवेलेबल करने के लिए, वो सुविधा का नाम सुविधा नहीं है जिसको लेने के लिए आदमी तरस जाए, उसके धक्के खाते खाते उसके चप्पल के और जूते जो है वो घिस जाएं, फ्रस्ट्रेट हो जाए, उसकी बीमारी दूर होने की बजाय और एक हाइपरटेंशन की बीमारी उसको साथ में लग जाए कि ये पैसा इसके लिए बीमारी का इलाज कराने के लिए जितना दिमाग लगाना पड़ता है, जितने चक्कर काटने पड़ते हैं, जितना लोगों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है और जितना हरेस होना पड़ता है, इसमें तो मुझे और एक बीमारी पैदा हो गई। और वास्तव में कठिन काम होता है। सिस्टम की एक प्रॉब्लम है कि सिस्टम के पास भी इतने सारी कागज़ हैं और मैनुअली सारी चीज़ों को करने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ये बहुत एक लैंडमार्क हमारा मोड़ आया है। ये सारी सर्विसेज जो खासकर जो गरीब लोगों के लिए उपलब्ध कराने की दिशा में, इसको हम लोग और तेज़ी से आगे लेके जाएंगे। जो CGHS के जो हमारे आपके अनुभव के लोग हैं, वो भी इसके ऊपर अपना आने वाले समय में भी नज़र रखें कि भाई ये नहीं कि अब आप इसको डिसोन कर दें एक लेवल के आगे कि अब हमारी सिरदर्दी ख़त्म। सिरदर्दी नहीं, इसको सिरदर्दी ना हमें पहले मानना था, ना सिरदर्दी अभी मानना है। अभी नए प्लेटफॉर्म पे चीज़ गई है और 10 दिन अभी दोनों प्लेटफॉर्म्स पे रहेगी, 11 तारीख के बाद इसी जगह हो जाएगी। लेकिन क्योंकि CGHS के एम्प्लॉयज़ हमारे अपने हैं, उनको दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर बाकी लोगों को भी उसी प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमें क्या क्या और करना है, उस दिशा में चिंतन अपना बराबर ऑन रखिए और हम कोशिश करें। कोई मैं डेट नहीं तय करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ क्योंकि अभी कोविड में साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों का सिस्टम के ऊपर प्रेशर है, लेकिन इस साल के अंदर 2021 में जितनी भी ब्रॉड रिकमेंडेशंस जो कमेटी जो इंदु भूषण जी की अध्यक्षता में बनी थी, उसने CGHS के रिफॉर्म्स के लिए जितने जितने उसमें सजेशंस दिए थे, हम जब डिस्कस करते थे यहाँ पे तो ब्रॉडली दे वर इम्प्लीमेंटेबल। उनमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा और अभी आप लोगों ने जब तय कर दिया कि ये करना है, तो शुरू में याद करिए कि पहली मीटिंग में लगता था कि शायद कितना मुश्किल होगा इसको चेंज करना, लेकिन 1 जून आ गया, आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी हम लोगों ने सरकार में प्रधानमंत्री जी की भी ये इच्छा है, उन्होंने कई बार व्यक्त किया है कि भाई दूसरे भी जगह जगह डिपार्टमेंट्स में जो अलग अलग स्कीम्स हैं, वो भी सारी अल्टीमेटली जो खासकर जो मेडिकल बेनिफिट्स देने वाली जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आके उनके डिलीवरी होनी चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने अपनी ऑलरेडी शायद जोड़ दी है, ESI ने जोड़ दिया है, और भी कुछ जगह पे जुड़ने की प्रक्रियाएं शुरू हो रही हैं। तो शायद जैसे एक ओवरऑल सोच में काम हो रहा है कि भाई एक देश में एक ही प्रकार की व्यवस्था से सब कुछ पूरे पारदर्शी तरीके से और पूरा एकदम सिटीज़न को सेंटर में रखकर, तो कहा गया मुझसे पहले भी कि उसका जो हमें बेनिफिट है, उसको जो लाभ देना है, उसको हमारे को केंद्रित करना है। उस सोच के हिसाब से हम अपने और भी आज के इस कार्यक्रम के बाद अब अगले स्टेप के बारे में मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको ना कहूँ, इसकी बजाय आप मुझे आके बताएं कि अभी ये हमारे स्टेप्स और हैं, इन स्टेप्स को इस तारीख को हम पूरा करेंगे, इन स्टेप्स को इस तारीख को पूरा करेंगे और इसको रिफॉर्म्स की प्रक्रिया को
और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। तो सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है। लेकिन सबसे ज़्यादा बधाई तो उन लोगों को है जिनको वास्तव में इससे लाभ मिलने वाला है। और ये सब कुछ हमारे को जो करने के लिए प्रेरणा मिलती है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो कि अपने आप में एक बहुत ही विजनरी लीडर है। और हम ये समझते हैं कि उनका दिल जो मैक्सिमम धड़कता है वो गरीब लोगों की तकलीफ़ को कैसे दूर करने के लिए क्या क्या हो सकता है, और उसमें भी टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग करके हम उनके जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, इस बात के लिए धड़कता है। तो हम उस बात को, उनके उस विजन को ध्यान में रख के, और खाली उन्होंने इस बात को कोई उन्होंने नारे के रूप में यूज़ नहीं किया है। 2014 से लेकर आज तक का उनका हम कंडक्ट देखें तो उनकी सारी जो योजनाएं हैं वो उस गरीब के लिए केंद्रित हैं। वो टेक्नोलॉजी का गरीब को भी इस्तेमाल हो उसके लिए केंद्रित है। आज गरीब आदमी भी टेलीफोन से अपना सारा काम कर लेता है। गरीब आदमी टेलीफोन के अंदर अपने पढ़ाई कर लेता है, सारी चीज़ें देख लेता है। इंटरनेट की जो केबल है वो उन्होंने एक एक गांव तक, एक एक पंचायत तक पहुंचा दी है। एक एक उस गांव तक बिजली पहुंचा दी है जहां 70 साल में कोई बिजली की तार नहीं पहुंची थी, बिजली का खंभा नहीं पहुंचा था। और अभी जो हमारा जो एक एम्बिशियस मिशन जिसकी उन्होंने पिछले साल घोषणा की, वो भी और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। वो भी हम देखेंगे कि अभी थोड़े स्थानों पर देश में शुरू हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी वो सारे देश में भी बहुत तेज़ी से उसका जो काम, उसकी जो तैयारियां नेशनल हमारी हेल्थ अथॉरिटी में हो रही हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय में हो रही हैं, और प्रधानमंत्री जी का उनको जो आशीर्वाद मिल रहा है, तो हमें उनकी प्रेरणा से उनके विजन को इम्प्लीमेंट करते हुए ये सुनिश्चित करना है कि साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इन सब चीज़ों का उपयोग हम गरीब आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। उसी दिशा में आज का भी ये कदम है। इसको और आगे लेकर हम लोग जाएंगे। आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। Thank you so much, sir, for formally announcing the launch of the revamped RAN, HMDG and CGHS schemes. Thank you so much for your kind words of appreciation and also words of wisdom gathered from vast years of experience. Sir, we at NHA and MOJW have been getting your constant support, and we are sure that it will always help us, propel in the direction of achieving greater heights with increased momentum. Thank you so much, sir. May I now request Director CGHS, Dr. Sanjay Jain, sir, to please end today's meeting with a vote of thanks. Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan, sir. Honorable Minister of State Health, Shri Ashwani Kumar Chaubey, sir. CEO NHA, Shri R.S. Sharma, sir. DGHS, Dr. Sunil Kumar. ASFA, Dr. Gangwar. ASNDG, Shri Alok Saxena, sir. And our respected colleagues and guests. It is my privilege that I have been asked to propose a vote of thanks on the occasion of the launch of CGHS, RAN and HMDG onboarding on NHA's IT platform. Sir, I would like to express immense gratitude to you, Honorable Minister of Health, for gracing this occasion and giving us so much time from your busy schedule. You have been instrumental in achieving today's milestone by convergence of 3 central government health schemes, RAN and HMDG, to NHA's IT platform. Reaching this milestone within such ambitious time frame would not have been possible without your continuous guidance. I also thank you for the continued support to CGHS, your guidance to CGHS during the period. Honorable Minister of State, sir, आपके सजेशंस और आपकी जो विजिट्स हमारे CGHS वेलनेस सेंटर्स सिटीज़ में होती हैं और आप वहाँ जो सजेशंस देकर आते हैं वो हमें काफ़ी एनकरेज करती हैं। हम आपसे
रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे भी हमें इस तरह के सजेशंस और आपका सहयोग मिलता रहे। I extend my hearty thanks to NHA CEO Shri R.S. Sharma sir for his strategic direction, rock solid approach, support and continuous encouragement to steer this mammoth task. I thank our Secretary Health Shri Rajesh Bhushan ji for his proactive approach, his suggestions and his help to CGHS. And this has, during the COVID period, we have been taking so many pro-beneficiary steps with your continuous help, sir. DGHS, Dr. Sunil Kumar has been helping CGHS in one way or the other. Dr. Gangwar, Dharman Singh Gangwar, our ASFA, helps us, calls me many times, and he gives us suggestions how to improve and the CGHS working. I may like to express my sincere thanks to ASNDG, DG CGHS, Shri Alok Saxena ji, for his thorough and meticulous involvement throughout the onboarding process with the vision to further streamline the various mechanisms. He has been a source of encouragement to us. I also want to thank all the senior officers of CGHS, RAM and HMDGs for their consistent support towards the seamless integration of these schemes. A special mention of CGHS Additional Director Cities, especially AD Headquarter and his team in Delhi, who have been working tirelessly for the last few months and helping and coordinating with NHA. And I also thank their supporting staff. I take this opportunity to place on record my thanks to the NHA officials with a special mention for Dr. Vipul Agarwal, Deputy CEO NHA, for his and his team for turning this Herculean job into a reality. It is the relentless and tireless efforts of his team that we are able to bring this scheme on paper, from paper to screen. I would also like to thank the help, cooperation and support of our CCA and her team, CGA and their team, and the NIC team for helping us in this venture. I thank everyone and congratulate everyone for the efforts and the benefit the beneficiaries of all these schemes will get. Thank you. Thank you so much, sir, for your vote of thanks. Before we conclude the meeting today, I would take this opportunity to thank sir again for his blessings. All the dignitaries in the room and also the others who have joined us remotely, thank you so much for being a part of today's auspicious event. Thank you.